नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम को देखते हुए, आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पॉपुलेशन का और इंश्योरेंस का। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, दो से तीन या चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्लीट को हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर दें। और दोनों टॉपिक जो हमारा पॉपुलेशन का और इंश्योरेंस का, इसको 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर दें। कोशिश हमारी यही रहेगी, कोशिश तो पहले ये रहेगी कि 1 घंटे में जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन कराया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आपको नोट्स चाहिए इससे संबंधित तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो आपको एक आइडिया होगा, अभी कुछ समय पहले न्यूज़ चली थी कि हम चाइना से आगे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं माना है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि हम चाइना से आगे हो चुके हैं। तो जब तक हम अपने आप को चाइना से आगे नहीं करेंगे पॉपुलेशन के मामले में, जब तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आ जाता है। जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल डाटा आ जाएगा तो हम खुद ब खुद आगे हो जाएंगे। तो वो बात अलग की है, फिलहाल में हम उसको अलग रखते हैं, एक साइड में रखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन थ्योरीज के बारे में जानते हैं कि पॉपुलेशन थ्योरीज क्या है और किस वजह से जो कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या होता क्या है? तो जनसंख्या क्या होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में, कोई भी एक निर्धारित क्षेत्र है, इस निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले लोग, इस निर्धारित क्षेत्र में जो भी लोग रहने वाले लोग हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जनसंख्या कहते हैं। जो भी लोगों की जनसंख्या है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे जनसंख्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। अब जैसे 1804 ईस्वी की बात करें तो वर्ल्ड में 1 बिलियन पॉपुलेशन कंप्लीट हो चुकी थी, और 2022 की बात करें तो 8 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड में नवंबर 2022 में कंप्लीट हो चुकी थी। 1804 में कितनी थी? 1 बिलियन थी। 2022 में कितनी होगी? 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है। 1921 में इंडिया में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी पॉपुलेशन के मामले में, और 1940 में आईएनसी ने समिति भी बनाई थी इसके लिए, राधा कमल मुखर्जी समिति, और इन्होंने सुझाव दिया था कि आत्मनियंत्रण करना चाहिए, और बहुविवाह को गलत बताया था इन्होंने। अब ये क्यों बताया था? क्योंकि 1921 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अब बच्चे ज़्यादा होने की वजह से कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी थी, अचानक से जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया। समिति का गठन क्या नाम है? राधा कमल मुखर्जी समिति। राधा कमल मुखर्जी समिति। कैसे याद करना है आपको? आपको सिर्फ इतना याद करना है कि 1921 में वृद्धि ज़्यादा हुई थी। अब वृद्धि क्यों ज़्यादा हुई थी, कैसे याद करिए? देखिए 1920 में आपको याद होगा असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में आपको याद होगा कि लाखों की संख्या में लोग आए थे। अब याद करने की ट्रिक ये है कि आपको याद होगा कि जब लाखों की संख्या में लोग आए थे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो जनसंख्या ज़्यादा हुई थी तो मतलब 1921 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो कैसे याद करना है कि 1921 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। जब 1921 में वृद्धि हो गई तो इसी को देखते हुए अब बहुत दिनों तक डिस्कशन चला। डिस्कशन कैसे चला? अब आपको ये तो पता ही होगा कि 10 साल बाद जनगणना हो रही है। तो जब डिस्कशन चला काफ़ी समय तक, तब 1940 में देखा गया कि वृद्धि में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृद्धि बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए आईएनसी बोली, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोली, राधा कमल जी आप एक काम करिए, आप एक समिति बनाइए जिसके अध्यक्ष आप ही हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अध्यक्ष हो जाइए। तो अध्यक्ष हो गए राधा कमल मुखर्जी, और इन्हीं के नाम से अब एक समिति का गठन किया गया। राधा कमल मुखर्जी समिति का गठन किया गया। अब इन्होंने सुझाव क्या दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि इंसान को, किसी भी व्यक्ति को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण से मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग अपने उस एज में हैं जो आप समझ सकते हैं। हालांकि खुलकर हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है? आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, इन्होंने ऐसा सुझाव दिया। इसके बाद में इन्होंने दूसरी भी बात बताई कि जितने भी लोग बहुत ज़्यादा 1, 2, 3 या 4 विवाह, बहुविवाह कर लेते हैं, यहाँ पे बहुविवाह का मतलब बहुत ज़्यादा बहुविवाह कर लेते हैं, तो इसको इन्होंने गलत बताया कि बहुविवाह नहीं करना चाहिए। अब बहुविवाह क्यों नहीं? अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने उस समय 4 विवाह कर लिए। अब 4 विवाह कर लिए तो सभी से अगर एक एक भी बच्चा पैदा होगा तो 4 बच्चे तो यहीं पर हो जाएंगे। और इसके बाद में लेकिन
अभी क्या चल रहा है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सभी लोग 1 से 2 बच्चे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर 4 बच्चे, एक एक बच्चा भी कर लिया तब भी 4 हो जाएंगे। और लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था। उस ज़माने में क्या होता था, आगे जब हम पॉपुलेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को बताया है कि पॉपुलेशन थ्योरीज में इन्होंने बताया है कि क्या क्या रीजन रहे थे पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने के। तो इन सभी चीज़ों को इन्होंने बताया, बाकायदा रीजन में बताया है, जो आगे जब हम इनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर मान लो 4 बीवियाँ हैं तो 4 से अगर 2-2 बच्चे हो रहे तो 8 बच्चे हो जाएंगे। यहाँ से जनसंख्या में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो रही ना, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुविवाह को गलत बताया है। इसके बाद में अब 1943 में आते हैं। 1921 में क्या है, अधिक वृद्धि दर पाई गई। सबसे पहले आपको कितनी डेट याद रखनी होगी, 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 1 बिलियन हो गई थी। इसके बाद में 2022 में कब, नवंबर 2022 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 8 बिलियन हो गई थी। कितनी हो गई थी, 8 बिलियन। सबसे पहले डेट कौन सी याद रखनी है, 1804, 1 बिलियन। 2022 8 बिलियन कब, नवंबर में। इसके बाद में आपको डेट याद रखनी है 1921 में भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि हुई थी। फिर इसके बाद में आपको डेट क्या याद रखनी है, 1940 में आईएनसी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, राधा कमल मुखर्जी ने। इन्होंने 2 चीज़ों का सुझाव दिया था। एक तो पहले किया था कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। और इसके बाद में मल्टीपल मैरिज को गलत बताया था इन्होंने, कि बहुत ज़्यादा मैरिज जो कर लेते हैं उनको गलत बताया था, जो मोर देन 1 मैरिज को गलत बताया था, इन्होंने ये कहा था। इसके बाद में जब 1940 में ये सब हो गया, अब 1943 में एक समिति का गठन और किया, जब इनकी बात नहीं मानेंगे तो एक समिति का गठन और किया गया, बोहरे समिति का गठन किया गया। इन्होंने भी क्या सुझाव दिया, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का सुझाव दिया। 1951 में क्या हुआ था कि फर्स्ट फाइनेंशियल प्रोग्राम आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय प्रोग्राम आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसमें क्या किया गया था, जनसंख्या नियंत्रण पर नीति बनाई गई थी। जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना चाहिए इस पर नीति बनाई गई थी। और भारत विश्व का प्रथम देश यह नीति बनाने वाले, भारत कैसा है, विश्व का प्रथम देश बन गया जो यह नीति बनाई कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए किस देश ने सर्वप्रथम नीति बनाई थी, भारत देश ने सर्वप्रथम नीति बनाई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में 1956 में क्या हुआ, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। 1956 में क्या हुआ, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। और 4th 5 ईयर प्लान आता है। इसके बाद में नियोजक का केंद्र जनसंख्या नियंत्रण बना दिया गया था। नियोजक का केंद्र क्या बना दिया गया था, जनसंख्या नियंत्रण बना दिया गया था। इसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण का उपाय होता है, और उपाय सबसे पहले कहाँ दिया गया था, क्या दिया गया था, नसबंदी का उपाय दिया गया था। कि जनसंख्या नियंत्रण का एकमात्र उपाय बताया गया था, मतलब उपाय बताया गया था, एकमात्र तो नहीं कह सकते हैं, उपाय बताया गया था। क्या बताया गया था, नसबंदी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नसबंदी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो मद्रास में की गई थी। सबसे पहले मद्रास में नसबंदी की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या बताया, नसबंदी जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बताया। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होगी, 1804 क्या हुआ था, 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई थी। 2022 में क्या हुआ था, 8 बिलियन पॉपुलेशन हुई थी। 1921 में क्या हुआ था, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखी गई थी। 1940 में क्या हुआ था, एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, राधा कमल मुखर्जी ने की थी। इसके बाद में आपको देखना होगा 1943 में बोहरे समिति आई थी। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। इसके बाद 1956 में नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना कर दी गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, 1956 में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4th 5 ईयर प्लान में मैंने बताया कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बताया गया था, क्या, नसबंदी। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, मद्रास में यह अपनाया गया था। इसके बाद में अगर करेंट सिचुएशन की बात करें तो एक संस्था है यूएनएफपी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, ये एक संस्था है। और 2022 में, नवंबर 2022 में इन्होंने बताया कि वर्ल्ड की जनसंख्या अब 8 बिलियन हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप 8 बिलियन में शामिल हो गए हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो चुकी है, 8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग तो जो 2022 है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर देगा। भारत 2023 में जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे कर देगा, ये बात हुई थी। इसके बाद अगर की कंपोनेंट की बात करें तो की कंपोनेंट क्या है, साइज,
आकार, डेंसिटी घनत्व, वितरण और एज स्ट्रक्चर, ये क्या है की कंपोनेंट है किसके लिए, किसी भी जनसंख्या के लिए। किसी भी जनसंख्या मतलब अगर जनसंख्या जो देखी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है, इसके अकॉर्डिंग। पहले तो साइज देखा जाएगा कि क्या साइज रहना चाहिए, इस मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या साइज है, उसका घनत्व क्या है, उसमें लोगों के पास में क्या क्या वितरण है, मतलब कितनी कितनी जमीन लोगों के पास में पहुंची है। अब लोगों का एज स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो 18+ हैं या 16+ हैं, क्या वो बच्चे हैं या फिर वो अपनी एज को क्रॉस कर चुके जैसे 60 या 70+ हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वहीं पर बात करें तो पॉपुलेशन साइज की, तो पॉपुलेशन साइज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जन्म दर आ जाता है, मृत्यु दर आ जाता है, कुल प्रजनन दर आ जाता है, शरणार्थी और शरणार्थी को चला जाना, शरणार्थी का आना और शरणार्थी का चला जाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पॉपुलेशन साइज के अंतर्गत आता है। यहीं पर अगर हम बात करें जन्म दर के बारे में, तो जन्म दर क्या होता है, प्रजनन उम्र या आयु को संदर्भित नहीं करता है। क्या नहीं करता है, प्रजनन उम्र या आयु को संदर्भित नहीं करता है। जबकि यह क्या करता है, तो अगर जन्म दर दो प्रकार से हो सकती है, एक तो उच्च हो सकती है, एक तो निम्न हो सकती है। अब उच्च जन्म दर कब होगी, ये इसके तो सामाजिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है, सांस्कृतिक कारक भी है। अब क्या क्या कारक हैं इनके हम बारे में डिटेल से जानते हैं, आखिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। तो एक तो सोशल फैक्टर ये बना दिया गया है कि विवाह की अनिवार्यता कर दी गई है, मतलब मैरिज को कंपलसरी कर दिया गया है कि मैरिज तो करना ही करना है। अगर मैरिज नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में किसके साथ ही, मतलब ये एक मेंटलिटी बना के रखी गई है। इसके बाद में लड़का होने की इच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आता है। आपने कई जगह पर आपने गांव में देखा होगा, ये एक सोशल फैक्टर, ऐसा फैक्टर है जो जन्म दर को उच्च बनाता है। जन्म दर को उच्च कैसे बनाता है, एक तो मतलब गांव में आपने देखा होगा कि किसी के मान लीजिए बच्चे हो रहे हैं, जैसे 1 या 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो उसमें गाँव में ऐसा होता रहता है। तो गाँव में ऐसा होता है, अगर मान लो यहाँ पर 2 या 3 बच्चे हो गए हैं और इनमें से एक भी बच्चा है वो कैसा है, बॉयज़ नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, बॉय नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ये लड़के होने की इच्छा और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, तो बच्चे की संख्या यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब 2 या 3 या 4 बच्चे हो गए हैं, 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर कहीं 7 होंगे, या फिर हो सकता है चौथे नंबर पे ही लड़का हो जाए। जब लड़का हो जाता है तो इच्छा खत्म हो जाती है। इसके बाद में क्या है, तो लड़का होने की इच्छा की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जन्म दर में वृद्धि हो रही है। कम उम्र में विवाह भी हो जाता है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, पहले तो बाल विवाह भी चलता था, तो बाल विवाह कब खत्म किया गया, कमेंट में छाप डालिए आप कि बाल विवाह कब खत्म किया गया है। फिलहाल हम टॉपिक पर वापस आते, तो कम उम्र में विवाह हो जाता है, तो ये भी सोशल फैक्टर है जन्म दर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब कम उम्र में विवाह हो रहा है तो क्या है कि तो बच्चों की जो बच्चे भी हैं तो वो जल्दी जल्दी पैदा होने लगेंगे। और एक एज तक ऐसा भी होता है कि एक जो नॉर्मल एज आती है उस टाइम तक बच्चे भी काफ़ी, मतलब एक तरीके से जो हम अगर पुराने टाइम की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता था। फिलहाल में आज सभी के पास एजुकेशन है, सभी लोग एजुकेटेड हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा सभी लोग मतलब अपने बारे में सब सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, आगे फ्यूचर के प्लान को देखते हुए चलते, तो बच्चे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो आजकल क्या है, इन पर कई ज़्यादा मतलब रोकथाम लगी हुई है। लेकिन गाँव वाले जो एरिया हैं, गाँव वाले जो हमारे कल्चरल एरिया है, गाँव के एरिया हैं, उनमें इतना ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है, वो लोग इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए हैं। अब जब वो शिक्षित नहीं हो पाए हैं तो वहाँ पर ये मेंटलिटी अभी नहीं सुधर पाई है कि लड़का होना चाहिए, या फिर मतलब लड़का होने की इच्छा भी बनी रहती है वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की। और साथ ही साथ में वहाँ पर ये भी कर दिया गया विवाह की अनिवार्यता। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार कोई वो नहीं बना रही है, सरकार मतलब एक तरीके से रूल नहीं बना रही है कि अगर आप विवाह नहीं कर रहे हैं तो हम आपको अपने मतलब आपका जो एक कोई भी आश्रम टाइप का बना देंगे, वहाँ पर रखेंगे। अगर आप शादी नहीं करें तो आपकी देखभाल, आपकी देख रेख, आपका जो भी खर्चा आएगा, आपके खाने पीने से संबंधित सारी चीज़ें सरकार करेगी। ऐसा तो कोई नियम है नहीं सरकार द्वारा। तब क्या है, तब ये कर दिया गया कि विवाह की अनिवार्यता कर दी गई है, क्योंकि विवाह करना ही करना पड़ेगा, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो और किसी से, मतलब किसी ना किसी से करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, विवाह की अनिवार्यता बन जाती है सामने। इसके बाद में
सामाजिक सुरक्षा नहीं होना, मतलब क्या है, ये सीधे यहीं से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सीधे सीधे बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा नहीं होना। सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि आप मतलब बुढ़ापे का साथी आपका नहीं होगा, कि आपकी देख रेख कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन देखेगा आपको, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक तरीके से आपकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इसी वजह से आपको शादी करनी ही करनी पड़ती है। और इसी बात की वजह से कि बुढ़ापे के सहारे के लिए कहीं कहीं क्या होता है, बच्चों को भी मतलब बच्चे भी होते हैं। अब जब शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, तो यहाँ से क्या है, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, जन्म दर में वृद्धि होती है। तो जन्म दर वृद्धि में मैंने 3 फैक्टर पढ़ने जा रहा हूँ, एक तो सोशल फैक्टर, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा है कल्चरल फैक्टर। जिसमें मैंने सोशल फैक्टर सामाजिक कारक पढ़ लिया है। अब सोशल फैक्टर में मैंने क्या पढ़ा है, विवाह की अनिवार्यता, लड़का होने की इच्छा, कम उम्र में विवाह और सामाजिक सुरक्षा नहीं होना, इन सभी फैक्टर को, कारक को पढ़ा है, अच्छे से जाना है कि आखिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, क्यों पॉपुलेशन में जो जन्म दर है वो अधिक से अधिक, जो बर्थ रेट है वो अधिक से अधिक बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी। इसके बाद में अगर हम आर्थिक कारण में आए, आर्थिक कारक में आए, तो इसमें नंबर 1 पर क्या है, गरीबी। गरीबी एक इम्पॉर्टेंट कारक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को अब आप सोच रहे होंगे तो गरीबी इसमें क्या कारण, मान लीजिए आपने सोचा होगा कि मान लीजिए कोई पहले एक हस्बैंड वाइफ 2 लोग रह रहे होंगे, 2 लोग रह रहे होंगे, हाँ, और ये बहुत गरीब हैं। अब ये जब बहुत गरीब हैं तो आखिर ये पॉपुलेशन कैसे, तो ये भी तो ये सोच सकेंगे कि अगर हम ज़्यादा मतलब बच्चे ज़्यादा करेंगे तो उन्हें खिलाएंगे कहाँ से, ये सब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये सोच सकते थे। तो गरीबी से क्या तात्पर्य है, सीधा सीधा कि डायरेक्ट जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बर्थ रेट बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर 2 घर हैं, एक घर है ए, एक घर है बी। इन दोनों घर में एक अच्छी खासी फैमिली रह रही है, यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इनके बच्चे 5 हैं, लड़के 5 हैं, इनके लड़के कितने, इनके 2 हैं, इनके लड़के 2 हैं। अब एक कुछ समय बाद क्या हो रहे हैं, ये दोनों गरीब हैं। देखिए ये आप देखना होगा कि ये जो दोनों घर बने हैं ये दोनों गरीब हैं, ए और बी है जो ये घर है जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब इनके बच्चे 2 हैं, इनके बच्चे 5 हैं। अब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इनकी बढ़ी हुई है। अब इन्होंने क्या किया कि ये काफ़ी, अब आप एक एजम्पशन ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये बच्चे बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं 14 प्लस हैं, 14 प्लस हैं, मतलब कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, 18 प्लस हैं या फिर 14 प्लस है, कुछ भी कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। अब आप सोचिए ये 2 लोग जब काम कर रहे हैं और दोनों लोग 1,000 रुपये कमा रहे हैं, तो कितना कमाया इस वाली फैमिली ने, कितना कमाया, तो इस वाली फैमिली ने 2K कमाया, क्योंकि यहाँ पर इसके जो फादर हैं वो काम पर नहीं जा रहे हैं, मदर काम पर नहीं जा रही हैं। अब इस वाली फैमिली में इसमें क्या किया, अगर ये लोग इससे कम भी कमाएंगे, 500 रुपये भी कमाएंगे, तब भी क्या है, इससे ज़्यादा वो एक्स्ट्रा 500 रुपये कमा लेंगे। कितने कमाएंगे, 2,500 रुपये कमाएंगे। अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें, इन्होंने जो ये वाली फैमिली है, इस वाली फैमिली के जो भी लड़के हैं वो सभी 1,000 कमाते हैं, जैसा कि इस वाली फैमिली 1,000 कमाते हैं, और दोनों लोग गरीब हैं। अब जब ये 1,000 कमा रहे हैं, ये भी 1,000 कमा रहे हैं, तो फैमिली जो ए है इसके पास कितने रुपए पहुंचेंगे, 2,000। लेकिन इसके 5 लड़के हैं, तब ये क्या करेगा, 5,000 इसके पास रुपए पहुंचेंगे। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि गरीबी है। गरीबी को दूर करने के लिए रुपए कमाने पड़ेंगे, रुपए कमाने के लिए लेबर पावर चाहिए, वर्क जो मैन पावर चाहिए, मैन पावर के लिए आपको कहीं ना कहीं से मतलब क्या है, जो ये इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए क्या है, पैसे तभी आते हैं आपको, इसीलिए ये होता है कि तो जन्म दर में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। इसके बाद में देखिए, जो पॉवर्टी है पॉपुलेशन से संबंध किस प्रकार करता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। पॉवर्टी का पॉपुलेशन से किस प्रकार से संबंध है, गरीबी का जनसंख्या से किस प्रकार संबंध है। तो गरीबी का जनसंख्या से किस प्रकार संबंध है कि अगर वर्कर ज़्यादा होंगे तो फूड ज़्यादा होगा, मतलब क्या है, लोग कमाने वाले ज़्यादा होंगे तो फूड ज़्यादा होगा, खाने वाला भी ज़्यादा आ जाएगा, मतलब खाने के लिए भी ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा हाथ होंगे तो अधिक संसाधन होंगे, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा यही निकल के आता है, जब ज़्यादा हाथ होंगे तो अधिक संसाधन होंगे। तो इसी वजह से गरीबी को दूर करने के लिए लोग बच्चे करते हैं, और बच्चे ये बड़े होकर कमाएंगे। तो मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक के 5 बच्चे, एक के 2 बच्चे हैं, 2 वाला भी 1,000 कमा रहा है, तो ये 2 के घर पे दे रहा है, 2,000 घर पे दे रहा है, ये भी 1,000 कमा रहा है, तो ये 5 के सभी मिलकर घर पे दे रहे हैं, तो 5,000 घर पे दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सभी लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा करो तो बड़े होकर ही कमाएंगे, ऐसी सब चीज़ें आती हैं। तो अगर वर्कर बढ़ेंगे तो फूड भी बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। अब उच्च बाल मृत्यु दर कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, जो बाल मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक देखते हैं तो कम बच्चों की संख्या को कम पुरुष माना जाता था। देखिए पहले ये मेंटलिटी ज़्यादा चलती थी लोगों की कि जो पुरुष होगा अगर उसके बच्चे कम होंगे तो मतलब उसका जो, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो उस वो पुरुष नहीं माना जाएगा, कम माना जाएगा। अगर उसके जितने बच्चे कम होंगे तो उतना ही वो कम पुरुष माना जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसके पास जो पावर है वो नहीं, एक तरीके से उनकी उसकी पावर को एक मतलब आप नॉर्मली कहना चाहें मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि उसकी सीधा सीधा सिंपल सा मतलब निकल के आ रहा है कि जो पुरुष है वो कम माना जाएगा, उसका जो मर्दाना शक्ति एक तरीके से कह सकते हैं। ये सब चीज़ें वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये पुराने टाइम की मेंटलिटी रहती थी, अगर कम बच्चे होंगे तो कम बच्चों की संख्या को कम पुरुष माना जाएगा। और बच्चों का भगवान प्रसाद का, बच्चों को भगवान का प्रसाद कहा गया है। किसका प्रसाद कहा गया? भगवान का प्रसाद कहा गया है कि अगर बच्चे हो रहे हैं तो ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद करके ग्रहण कर लो और जितने होते जाए, जब तक भगवान प्रसाद देते रहें तब तक करते रहो। तो ये क्या है, तो इस प्रकार से अगर बच्चे होना भगवान का प्रसाद माना गया था। ये धार्मिक है, ये कल्चरल है, बच्चों को भगवान का रूप दे दिया गया कि बच्चे हो रहे हैं तो ये भगवान का प्रसाद है, इनको आप लीजिए, मतलब इनको आप एडॉप्ट करिए एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर इनको आप करिए। तो बच्चे करना एक तरीके से भगवान का प्रसाद के रूप में बराबर रखा गया है। तो ये हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इसके बाद मृत्यु दर के बारे में देखते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अब मृत्यु दर किस पर निर्भर करता है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर। मान लीजिए अगर किसी देश में स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी, अगर स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी और वहाँ पर बाई चांस कोई बीमारी हो रही है, अचानक से फैल जा रही है, तो वहाँ की जो मृत्यु दर होगी वो कैसी हो जाएगी? जो डेथ रेट होगी वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोरोना टाइम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोरोना टाइम के एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंट्री, एक कंट्री है सी कंट्री है, तो इसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्वास्थ्य सेवाएं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उपलब्ध ना होने की वजह से यहाँ पर कोरोना आता है, यहाँ पर क्या आता है? कोविड आता है। और कोविड आने की वजह से यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से सीधे सीधे मतलब क्या है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी, उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अगर स्वास्थ्य सेवाएं कम होगी तो मृत्यु दर अधिक होगा, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होंगी तो मृत्यु दर कम होगा। ये आप एक तरीके से फैक्ट आप समझ सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया तो इसके थ्रू आप समझने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें कैसे कैसी प्रॉब्लम आ सकती है? तो एक तो भुखमरी की आ सकती है, एक तो पैंडेमिक की आ सकती है, जो भी मैंने बताया कोविड-19 का। अब इसमें सुधार होने पर निम्न मृत्यु दर होगा। अगर इनमें सुधार होगा तो मतलब क्या है? मृत्यु दर कम हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। सुधार तभी माना जाएगा जब इनमें निम्न मृत्यु दर होगा। किसमें? भुखमरी में और पैंडेमिक में। इसके बाद में इसमें तीव्रता अधिक और निम्न स्वास्थ्य सेवाएं तथा उच्च मृत्यु दर होगा। अगर इनमें तीव्रता अधिक है और स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं, मतलब लोग मर ज़्यादा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है क्योंकि बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो क्या है? यहाँ पर उच्च मृत्यु दर होगा, क्योंकि मृत्यु दर मतलब उच्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखिए क्या क्या बातें हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य एक विशिष्ट अवधि में जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से है। यह इस बात का माप है कि जन्म दर और मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन जैसे विभिन्न कारकों के कारण जनसंख्या का आकार समय के साथ कैसे बदलता है। जनसंख्या वृद्धि को परसेंटेज या पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉपुलेशन सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण जनसंख्या सिद्धांत है उनके बारे में जानते हैं क्या क्या बातें की गई। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो रॉबर्ट टी माल्थस हुए हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या सिद्धांत दिया और यह जनसंख्या की वृद्धि को ज्यामितिकी बढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो कैसी हो रही है? वो ज्यामितिकी बढ़ रही है। संसाधन क्या है? जैसे संसाधन क्या होते हैं? फूड हमारा संसाधन होता है, फूड रिसोर्सेज वगैरह ये क्या होते हैं? हमारे संसाधन होते हैं। तो संसाधन क्या है? ये गुणांकीय बढ़ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि कैसी हो रही है? ज्यामितीय हो रही है, लेकिन जो संसाधन है वो कैसे हो रहे हैं? गुणांकीय बढ़ रहे हैं। गुणांकीय बढ़ रहे हैं संसाधन, और जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय हो रही है। एक निश्चित समय में जनसंख्या खाद्य आपूर्ति को पीछे कर देगी। एक निश्चित समय जब ऐसा ही होता रहा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसी हो रही है? ज्यामितीय बढ़ रही है, और जन संसाधन है वो गुणांकीय रूप से बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो एक निश्चित समय ऐसा आएगा जब खाद्य आपूर्ति को जनसंख्या वृद्धि पीछे छोड़ देगी और लोगों के पास खाने के लिए खाने का भी नहीं बचेगा ज़्यादा। तो इसके बाद माल्थस ने, इन्होंने क्या, माल्थस के इस सिद्धांत को माल्थस तवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल्थस
माल्थस तबाही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है माल्थस तबाही किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट टी माल्थस के पॉपुलेशन सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को माल्थस तबाही कहा जाता है। और माल्थस तबाही में क्या क्या शामिल आ जाता है, भुखमरी शामिल आ जाता है, तबाही शामिल आ जाता है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या फिर ऐसी सभी चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसमें चयन के लिए क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण होता है। उपाय देखिए क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय होता है। इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, बचने के लिए उपाय हैं, बचने के उपाय हैं सकारात्मक रोक, प्राकृतिक नुकसान जैसे बाढ़, तूफान इत्यादि सब आ जाएं तभी इससे बचा जा सकता है। इसके बाद में भूखमरी या अकाल आ जाए, ये सब किसमें, प्राकृतिक नुकसान में आ जाता है। और इसके बाद में प्रतिरोधात्मक रोग कैसी है, जैसे कृत्रिम उपाय, गर्भ निरोधक यूज करना, उपयोग करना, नसबंदी करा लेना, ये सब कैसे हैं, प्रतिरोधात्मक रोग हैं। और अगर सकारात्मक रोग की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो कैसा है, प्राकृतिक नुकसान हो जाए कोई, जैसे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए इत्यादि। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन माल्थस ने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। एक तो सकारात्मक रोग को बताया और एक प्रतिरोधात्मक रोग को बताया है। प्रतिरोधात्मक रोग में क्या आ जाता है, गर्भ निरोधक वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और नसबंदी वगैरह करा लो तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तब जनसंख्या नियंत्रण पर बचा जा सकता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बताया है, तो ग्राफ को समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 3 चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। सबसे पहले हम जैसे एक यहाँ पर नॉर्मल सा ग्राफ लेते हैं, सबसे पहले बनाते हैं साइड में कहीं पर, चलिए यहीं पर साइड में कहीं बनाते हैं। हाँ, एक मान लो हमने ये नॉर्मल ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ ले लिया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक को बताया बर्थ रेट, ये बताई बर्थ रेट, इसके बाद में ये बताई डेथ रेट, और ये बताई पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन नीचे वाली, ये है डेथ रेट और ये है बर्थ रेट। अब इन्होंने क्या किया, ये तो एक स्टेज सिंपल नॉर्मल स्टेज है, जिसे हम शुरुआती चरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शुरुआती चरण कहते हैं, फर्स्ट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अब क्या होता है कि मान लो बर्थ रेट क्या होने लगे, अचानक से जो बर्थ रेट क्या होने लगे, लो होने लगे। बर्थ रेट कैसा है, लो होने लगे, बर्थ रेट लो होने लगे, लो बर्थ रेट होने लगे, तब क्या होगा आपको पता होगा। और डेथ रेट भी कैसा होने लगे, लो होने लगे। तो जब एक समय ऐसा आ जाएगा जब दोनों चीज़ लो रहेंगे तो सब बिल्कुल इक्विवेलेंट चलेगा, सब कुछ समान समान चलेगा। और इस समय में ऐसा क्या होगा, तो पॉपुलेशन भी कैसी, स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। इसके बाद में जब ये बीच वाला जो समय आएगा, देखिए यहाँ से पहले बर्थ रेट हाई चल रही है, बर्थ रेट कैसी चल रही है, हाई चल रही है, फिर अचानक से कम हुई है ना। और ये डेथ रेट है, पहले तो स्टेबल चल रही थी, फिर अचानक से क्या होने लगा, कम होने लगी। जब अचानक से कम होने लगी तो ये जो बीच में ये वाला गैप आएगा, ये क्या कहलाएगा, हाई पॉपुलेशन वाला गैप कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये क्या कहलाएगा, हाई पॉपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाई पॉपुलेशन कहलाएगा। इस वाले भी स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। अब क्योंकि क्या है, तो यहाँ पर ये जनसंख्या है, तो यहाँ पर जनसंख्या जब नॉर्मल चल रहा था बर्थ और डेथ रेट, तब ये नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद में जब ये बर्थ रेट अचानक से बढ़ा तो ये भी थोड़ी सी बढ़ी, फिर इसके बाद में ये कम हुआ, जब ये कम होने लगा तो पॉपुलेशन भी यहाँ पर धीरे धीरे स्टेबल हो गई। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कहलाती है। अब इसके बाद में ये जो सेकेंड स्टेज है वो कैसी है, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट है, मतलब उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये जनसंख्या यहाँ पर तेज़ी से बढ़ेगी, इस जगह पर जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। इसके बाद में ये कहाँ पर होता है, ये डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और ये इनिशियल स्टेज होती है, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में ये जो तीसरा चरण है, स्थिर जनसंख्या, जो एक जगह पर स्थिर हो गई, ना ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, ना ज़्यादा मतलब ना ही ज़्यादा जन्म दर है, ना ही ज़्यादा मृत्यु दर है, तो यहाँ पर स्टेबल है, सब कुछ स्टेबल है। तो ये कहाँ पर होता है, डेवलप्ड कंट्री में होता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सीखना क्या है, तो यहाँ पर स्टेज जो 1 है वहाँ पर क्या है, उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। रिजल्ट इसका क्या निकल के आता है कि किंतु स्थिर जनसंख्या हो जाती है। यहाँ पर क्या निकल के आता है, स्थिर जनसंख्या हो जाती है, क्योंकि सब कुछ समान चल रहा है तो स्थिर जनसंख्या है। इसके बाद में बात करते हैं
मार्क्स पॉपुलेशन थ्योरी की बात करते हैं। मार्क्स पॉपुलेशन थ्योरी, तो मार्क्स का जनसंख्या विश्लेषण जनसंख्या वृद्धि, श्रम आपूर्ति और वर्ग संघर्ष की परस्पर क्रिया के इर्द गिर्द घूमता है। भारत की जनगणना 2011 के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद भारत की जनगणना के बारे में देखते हैं। एक देश या किसी विशेष समय में एक देश के अंदर एक देश या किसी विशेष समय में एक देश के अंदर एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र में, कोई भी एक अच्छी तरह परिभाषित क्षेत्र है, सभी व्यक्तियों के बारे में जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और साझा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनसंख्या मतलब सेंसस कहते हैं, जनगणना कहते हैं। अब आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने होंगे वो उनको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो इसको आप जरूर देखिए। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार रिवीजन करते हुए चलिए इसको। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, तथा 1881 में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। पूर्ण जनगणना की बात कब हुई थी? 1881 में। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब? किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और इसी में निर्णय लिया गया, 1881 में ही निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक 10 साल की में जनगणना होगी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1881 में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी और इसी में एक निर्णय लिया गया था कि अब जो जनगणना है वह 10 साल में जनगणना हुआ करेगी, तो ये निर्णय लिया गया था। इसके बाद 2011 में जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद 7वीं। स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी? 7वीं थी। और नॉर्मल जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 मिलियन है और यह जनसंख्या पिछली जनसंख्या यानी पिछले दशक 2001 का कितने परसेंट है ये आपको बताना हो कमेंट में। 17.64% है। कितने प्रतिशत है? 17.64% है पूरी जनसंख्या का। इसके बाद में नोट देख लीजिए क्या दिया गया। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना 2011 में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या, राज्य या यूटी 35 हुए थे शामिल, जिले 640 शामिल हुए थे, उपजिले 5,924, कस्बे 7,936, गांव 6.41 लाख गांव शामिल हुए थे। लगभग 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्र, बाकी 68.8% ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। जिला की बात करें, जिलों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण जिलों के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अरुणाचल प्रदेश का दोबांग घाटी निम्नतम आबादी वाला जिला है। और यह कुरंग कुर्मी जिला अरुणाचल प्रदेश का ही कुरंग कुर्मी जिला है। इसने 111.01% की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हासिल की है। नागालैंड के लोंगलिंग जिले में -58% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है और ये एकमात्र नकारात्मक वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है। पुदुचेरी या पांडिचेरी के माहे में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1176 महिलाएं 1000 पुरुष पर पाए जाते हैं। दमन जिले में सबसे कम लिंगानुपात 533 फीमेल 1000 पुरुष पर पाई जाती हैं। साक्षरता दर अधिक किसकी है? 98.76%। कौन सा जिला है? सरचिप जिला है, जो कि कहाँ पड़ता है? मिजोरम का। निम्नतम किसकी है? 37.22%। अलीराजपुर जिला, यह कहाँ का? एमपी का जो अलीराजपुर है, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है। शहर की बात करें तो महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे अधिक आबादी वाला शहर, पंजाब का कपूरथला शहर सबसे कम आबादी वाला शहर। लिंगानुपात अधिक कोझिकोड 1093 महिलाओं पर 1000 पुरुष केरल में है। इसके बाद साक्षरता दर अधिक कब है? आइजोल मिजोरम की 98.76% और कम किसकी है? संबल शहर यूपी की 48% संबल शहर की है। इसके बाद में औसत वार्षिक वृद्धि दर देखते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर भारत 16% पर रहा था। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और निम्नतम गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। दशक वृद्धि दर की बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, इसके बाद में नागालैंड, केरला, गोवा ये निम्न हैं और ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार ये कैसे हैं? ये शीर्ष हैं, उच्च हैं।
इसके बाद हम जनसंख्या घनत्व को देखते हुए चलें तो जनसंख्या घनत्व 382 भारत का स्थान, और बिहार 1106 किलोमीटर स्क्वायर। 382 कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर भारत की है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 1030 किलोमीटर स्क्वायर, केरल की कितनी 859, अरुणाचल प्रदेश की कितनी है 17 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में मिजोरम की कितनी है 52 किलोमीटर स्क्वायर, और जम्मू एंड कश्मीर की कितनी है 56 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या संख्या के आधार पर कुल जनसंख्या 1.21 मिलियन, अगर 623.7 मिलियन मेल हैं यानी पुरुष हैं, और 586.46 मिलियन फीमेल हैं। ग्रामीण की बात करें तो 833 मिलियन ग्रामीण हैं। शहरी की बात करें तो 377 मिलियन कैसे हैं, शहरी हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.9 मिलियन, महाराष्ट्र 11 मिलियन, बिहार 10 मिलियन। पुरुष तथा महिला जनसंख्या में द्वितीय तथा शहरी जनसंख्या में प्रथम, मध्य महिला एवं पुरुष जनसंख्या, सॉरी यहाँ पर महिला होगा, महिला एवं पुरुष जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या में प्रथम तथा शहरी जनसंख्या में द्वितीय। शहरी जनसंख्या में तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है, ग्रामीण जनसंख्या में पंजाब, पश्चिम बंगाल तृतीय स्थान पर है। लिंगानुपात की बात करें तो भारत में 940 है, टोटल कितना है 940 है लिंगानुपात भारत में। इसके बाद में केरल में कितना है 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, हरियाणा में सबसे कम है 879, जम्मू एंड कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। जन्म दर को देखते हैं तो भारत 2.3%, उच्च कहाँ पर है, बिहार में 3.4%, यूपी में 3.17, मेघालय में 3.1 है। निम्न में कौन है, सिक्किम 1.45, पश्चिम बंगाल 1.464, तमिलनाडु 1.7 है। ये निम्न जन्म दर है। साक्षरता दर की बात करें तो कुल कितनी है 74%, पुरुष कितनी है 82.14%, महिला कितनी है 65.46%। उच्च में कौन कौन से आते हैं, केरल 93.9%, मिजोरम 91.6%, त्रिपुरा 87.8%। पुरुष में अगर देखें तो केरल में 96% की साक्षरता दर है, और मिजोरम में 93.7% की साक्षरता दर है, गोवा में 92.8% की साक्षरता दर है। और अगर महिला की बात करें तो केरल में 92 है, मिजोरम में 89.4 है, और त्रिपुरा में 83.1 है। इसके बाद में अगर निम्न की बात करें तो बिहार में सबसे निम्न है 63.80, अरुणाचल प्रदेश में 67.0%, इसके बाद राजस्थान में 67.11%। अगर पुरुष की बात करें तो बिहार में 73.5, अरुणाचल प्रदेश में 73.5, आंध्र प्रदेश में 75.6 है। इसके बाद में महिला की बात करें तो राजस्थान में 52.7, बिहार में 53.3%, और जम्मू और कश्मीर में 58% ये जनसंख्या है। ठीक रह गया इंश्योरेंस रह गया, तो इंश्योरेंस को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट लगभग काफ़ी टॉपिक पूरे कर दिए हैं, जिसको अगर हम देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 70% सिलेबस लगभग आपका तैयार करवा दिया गया है। 70% सिलेबस आपका तैयार करवा दिया गया है। तो बचा हुआ सिलेबस आपको जो कुछ आपको भी तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ में 70% मेरे द्वारा तैयार करा दिया गया है। इनके नोट्स भी आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 7905407400 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लगभग 70% सिलेबस कवर कराने के बाद में जो हमारा एक टॉपिक रह गया इंश्योरेंस, आज हम इसको भी कवर कराते हैं। और कल एक टॉपिक कल के बारे में एक टॉपिक और रह गया है, तो कल हम कंप्यूटर को कवर करेंगे। कंप्यूटर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 30 के अप्रॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और साथ ही साथ में 180 के समथिंग हम क्वेश्चन देखेंगे, 180 या 170 प्लस क्वेश्चन कह सकते हैं आप। हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे और कुछ डिटेल जाने का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और साथ ही साथ में कुछ और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि आखिर कंप्यूटर के जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, MS ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इंटरनेट या साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। कहाँ से कंप्यूटर में क्वेश्चन आते हैं, आगे की डिटेल जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ये वीडियो आएगा तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बाथम आकाश। हमारा जो इंस्टाग्राम ID है वो है बाथम आकाश
_6 ये हमारी आईडी है। तो इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हमें फॉलो करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल में आज हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इंश्योरेंस टॉपिक है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, पॉपुलेशन का वीडियो बनाया था, तो पॉपुलेशन के वीडियो में हमने बताया था कि इंश्योरेंस हम वहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो मैंने पहले ही बता रखा था कि कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था, तो इस वजह से इंश्योरेंस का टॉपिक वहाँ पर कवर नहीं कराया है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंश्योरेंस रहने वाला है। तो इंश्योरेंस देखिए कहते किसे हैं, तो दो पक्षों के बीच जोखिम स्थानांतरण के लिए किया गया समझौता। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पक्ष ए है, एक पक्ष ए है, एक पक्ष बी है, मतलब ये दो साइड हैं, इनके बीच में जोखिम हस्तांतरण का कोई समझौता किया जाए। मतलब क्या किया जाए, बी एक मान लीजिए कोई भी कंपनी है और कंपनी कह रही है कि आप क्या करिए, जो कंपनी बी है वो पर्सन ए से कह रही है कि आप एक काम करिए, हमें कुछ रुपए दीजिए और हम आपको आगे आने वाली समस्याओं के लिए, आपके अगर जो भी समस्याएं होंगी तो उनके लिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए देंगे, तो आप अभी से में जमा करिए। मतलब क्या है, ये जोखिम हस्तांतरण कर रहे हैं, जोखिम को एक दूसरे के प्रति वो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये रुपए यहाँ पर दे रहे हैं, कंपनी इनको एक उस चीज़ का वो दे रही है, लाभ दे रही है कि अगर बाद में आपको कहीं समस्या आ रही है जीवन में तो हम आपका समाधान करेंगे, हम आपको रुपए देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देंगे। तो ये एक तरीका क्या हो गया, जोखिम स्थानांतरण हो गया, जोखिम का ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो यही चीज़ बताया होता है क्या, इंश्योरेंस होता है। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल में बताया, कोई ये पर्सन है और ये एक LIC कंपनी है, एक बीमा करता है। तो जो पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं, बीमित कहते हैं। ये याद रखिए, टर्म याद रखिएगा, क्योंकि टर्म का ही सबसे ज़्यादा बड़ा खेल है। अगर आप टर्म समझ गए तो आप आगे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप इंश्योर्ड कह सकते हैं, बीमित कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मनी दे रहा है। मनी किसको दे रहा है, LIC कंपनी को दे रहा है। LIC कंपनी अब क्या कर रही है, LIC कंपनी मनी के तौर पे एक पॉलिसी दे रही है, एक बॉन्ड दे रही है, और वह बॉन्ड किसको दे रही है, इस पीपल को दे रही है, इंश्योर्ड को दे रही है, बीमित को दे रही है। और LIC कंपनी क्या होती है, बीमा करता हो गई, क्योंकि ये बीमित हो गया ये पर्सन। तो कंपनी कौन होगी, बीमा करता, यानी इंश्योरर हो गया, और ये इंश्योर्ड हो गया। अब बीमा करता क्या होता है, जो जोखिम वहन कर रहा है। बीमा करता वही होता है जो जोखिम वहन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जोखिम कैसे वहन कर रहा है। आप मान लीजिए आपने कोई एक बीमा कराया LIC कंपनी में, तो आपने कुछ बीमा कराया है, मान लीजिए हेल्थ इश्यू कराया है, अपनी दादी का या फिर किसी का भी, मतलब कोई बड़े बुजुर्ग का हेल्थ इश्यू करा, हेल्थ बीमा कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ रुपए देने होंगे। लेकिन जब वो जिसके नाम पर आपने बीमा कराया है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आप LIC कंपनी को रुपए दे रहे हैं। तो अगर बाद में बाई चांस कभी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोई बीमार हो रहा है, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से LIC कंपनी मतलब उसका पूरा इलाज कराएगी, पूरा बीमा मतलब जो भी पूरा खर्चा आएगा वो भी LIC कंपनी देगी, क्योंकि उसने बीमा करा कर रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा था, स्वास्थ्य बीमा करा के रखा था। तो इसी वजह से अब LIC कंपनी पूरा देगी। तो इसमें जोखिम सबसे ज़्यादा किसको होता है, जोखिम होता है कंपनी को होता है। जोखिम सबसे ज़्यादा किसमें होता है, कंपनी को होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बीमाकर्ता को क्या कहते हैं, जो जोखिम वहन कर रहा है। जो जोखिम वहन कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीमाकर्ता कहते हैं। और जो जोखिम से बचने के लिए, जोखिम का समाधान पाने के लिए बीमा कर रहा है, वो क्या होता है, वो इंश्योर्ड होता है, बीमित होता है, बीमित कहलाता है, जो रुपए देता है कंपनी को। और बीमा करता किसे कहते हैं, जो कंपनी होती है जो बीमा करती है उसे हम बीमा करता कहते हैं। बीमित के बारे में, वह व्यक्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी की जाती है। बीमित किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी की जाती है। मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आपके नाम से कोई एक बीमा किया गया है, तो आप क्या कहलाएंगे, उस बीमा जो उस पॉलिसी के क्या कहलाएंगे, बीमित कहलाएंगे। आपका नाम लिखा होगा, इंश्योर्ड में लिखा होगा कि इंश्योर्ड, आपका नाम लिखा होगा एकदम कायदे से अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में लिखा होगा कि ये मिस्टर AB, मिस्टर जो भी होगा आपका नाम लिखा होगा, मिस्टर करके या फिर मिसेस करके कुछ भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा। तो इस तरीके से तो आप क्या है, बीमित हैं। तो बीमित ये कहलाते हैं। इसके बाद में अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, बीमा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से। इंग्लैंड से बीमा का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था। अब बीमा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीवन बीमा होता है, एक आम बीमा होता है। जीवन बीमा आपने सुना ही होगा कि जीवन बीमा कैसे कहते हैं, जैसे आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपना खुद का इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने मतलब अपने खुद का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस
वगैरह कराए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जीवन बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच रहे फिर जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। आपने सुना होगा कि आपने अपने मोबाइल का बीमा कराया है, अपनी कार लिए कार का बीमा कराया है कि बाई चांस कार में अगर बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो जो बीमा होगा, तो कार का एक्सीडेंट होगा, कार में जो भी खर्चा आएगा कार की रिपेयरिंग में उसको भी वो देगी, कंपनी देगी जिससे भी आपने बीमा कराया है, जिस कंपनी से बीमा कराया है। इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी अगले पर्सन को नुकसान हुआ है, थर्ड नुकसान हुआ है, तो उस पार्टी को भी रुपए देने होते हैं, तो वो भी बीमा कंपनी ही रुपए देती है। तो ये सब क्या होता है, आम बीमा के अंतर्गत आता है। जैसे कार बीमा हो गया, घर का बीमा हो गया, एटीसी वगैरह, मतलब गैर जीवन से संबंधित नहीं है जो, वो कैसे हो जाएंगे, आम बीमा के अंतर्गत आ जाएंगे। 1818 में देखिए हम जीवन बीमा की हिस्ट्री को चलते हैं, इतिहास देखते हैं इसका कहाँ से कैसे विकास हुआ। तो 1818 में सबसे पहले कलकत्ता में ओरिएंटल जीवन बीमा खोला गया। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी खोली गई। कौन सी जीवन बीमा कंपनी खोली गई? ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। कहाँ पर? कलकत्ता में। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी कि कलकत्ता में सबसे पहले बहुत सी चीज़ें खोली गई थी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आ जाए तो यहीं पर करना होगा कि कलकत्ता में सबसे पहले ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1818 में। और यह भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी। इसके बाद में 1829 में सेकेंड बीमा कंपनी खोली गई थी। सेकेंड का क्या नाम था? मद्रास लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। मद्रास लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ये सेकेंड बीमा कंपनी खोली गई थी। इसके बाद में 1870 में क्या होता है कि बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना होती है 1871 में, और यह प्रथम भारतीय बीमा कंपनी थी। पहली जीवन बीमा कंपनी थी, ये भारत की जीवन बीमा कंपनी थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी। लेकिन अगर भारतीय पूछी जाए, भारतीयों द्वारा खोली गई थी, तो 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1871 में खोली गई थी, और 1870 का एक्ट था, 1871 में खोली गई थी, और यह प्रथम भारतीय जीवन बीमा कंपनी थी। और इसी को ओरिएंटल में 1874 में और एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में ये सब खोले गए थे। ये क्या खोले? ओरिएंटल खोला गया था इसी एक्ट के तहत, जो ब्रिटिश बीमा अधिनियम है इसी एक्ट के तहत 1874 में, ओरिएंटल 1874 में खोला गया, एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में खोली गई। इसके बाद में 1912 में देखिए क्या होता है। 1912 में कंपनी जीवन बीमा अधिनियम आता है, पारित किया गया, और इसमें प्रीमियम राशि की दर की सारणी दी गई है कि आप कितनी प्रीमियम राशि से बीमा स्टार्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसका रेट क्या होगा, उसमें आपको बाद में क्या प्रॉफिट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में दर दिया गया था, रेट दिया गया था। और समय समय पर बीमा कंपनियों की जाँच के लिए भी बताया गया था कि समय समय पर बीमा कंपनियों की जाँच होनी चाहिए, कहीं ये लोग घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। तो इस एक्ट में क्या आया था? 1912 में जो जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एक्ट आया था, तो इसमें प्रीमियम राशि की दर की सारणी दी गई थी, टेबल दी गई थी कि क्या क्या प्रीमियम राशि की दर होनी चाहिए, और साथ ही साथ में जितनी भी बीमा कंपनियां हैं तो इन सभी बीमा कंपनियों को समय समय पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। इस प्रकार 1928 में एक और अधिनियम पारित होता है, और 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बीमा अधिनियम आता है, और यह बीमा पर अधिनियम पारित किया गया, और इसमें जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा पर क्या किया गया था? इसमें राज्यों को कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। इसमें जीवन बीमा में और गैर जीवन बीमा में दोनों पर ही क्या कर दिया गया था? राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट करेगी, जो राज्यों का नियंत्रण कर दिया गया था, राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू कर दिया गया था। इसके बाद में 1956 में एक अध्यादेश जारी किया जाता है, और उस अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। किस अध्यादेश के तहत? 1956 के अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेशनलाइजेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस अध्यादेश के तहत बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1956 के अध्यादेश के तहत, और 19 जनवरी 1956 को बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ये डेट भी पूछी जाती है कि किस दिनांक को बीमा का राष्ट्रीयकरण या बीमा का इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जनवरी 1956 को 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1956 जून में क्या हुआ था? जीवन बीमा कंपनी अधिनियम आया था, एलआईसी एक्ट आया था, और इसमें 5 करोड़ निवेश किया गया। कितना निवेश किया गया? 5 करोड़ रुपए निवेश किया गया, और कुल 245 कंपनियां लाई गई। कितनी लाई गई? 245 कंपनियां लाई गई। लाएगी का मतलब क्या है? इनका विलय किया गया था, इनको मिलाया गया था, और एक ही कंपनी मात्र बनाएगी जिसका नाम रखा गया एलआईसी। आपने अभी भी सुना होगा एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो ये इनका रहता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये एलआईसी। और एलआईसी क्या करती है? तो यह जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एलआईसी एक्ट के तहत जब इसमें 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 245 कंपनियों को विलय कर दिया गया था, और इनको मिलाकर केवल एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था एलआईसी रखा गया था। याद कैसे करना है? आपको सिंपल सा याद रखना है कि 1956
अच्छा, आपको एक कमेंट बताना है कि 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक या दो राज्यों के लिए एक सिंगल राज्यपाल हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकते हैं। ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था तो जिसमें यह निर्णय लिया गया था? आप कमेंट में बताइए। और आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8 है। आपके ये ऑप्शन है तो आप इनको कमेंट में बताइए कौन सा संशोधन हुआ था 1956 में जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल और एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये निर्णय लिया गया था। तो कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी आप लोग। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1956 में क्या किया गया था? जीवन LIC एक्ट आया। 1956 में क्या आया? 1956 में LIC एक्ट आया। LIC एक्ट में कितना निवेश किया गया? 5 करोड़ निवेश किया गया। 5 करोड़ निवेश करने के बाद में कितनी कंपनियां मिलाएंगी? 245 कंपनियां मिलाएंगी, विलय की गई और 245 कंपनी मिलाकर क्या बनी? LIC बनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और इसका निर्माण किया गया, इसका मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। और इसको यह कब बनाई गई थी? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी 1 सितंबर 1956 को। याद रखना होगा जून में एक्ट आया था। देखिए सबसे पहले 19 जनवरी 1956 को क्या हुआ था? एक अधिनियम पारित हुआ था। ये देखिए आप, एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी, बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बाद में LIC एक्ट आया जून 1956 में। 5 करोड़ निवेश किया गया, 245 कंपनियां मिलाएंगी, एक LIC कंपनी बनाएगी। कब बनाएगी? 1 सितंबर 1956 को बनाएगी। और इसके तहत अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है कि आप लोग इसमें ज़्यादातर लोग कुछ काफ़ी लोगों के या लोगों के घर वालों के, आप लोगों के या फिर आप लोगों के घर वालों के बीमा भी यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं बीमा भी होंगे। तो ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जीवन बीमा ही करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस, आम बीमा की बात करते हैं। तो आम बीमा में देखिए 1850 में भारत की पहली आम बीमा कंपनी बनाएगी टाइटन इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी? टाइटन इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। 1907 में इंडिया मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी और यह समस्त आय बीमा करने वाला प्रथम कंपनी थी। समस्त आम बीमा करने वाली प्रथम कंपनी थी जो 1907 में बनाई गई थी। 1957 में आम बीमा परिषद की स्थापना की गई थी। आम बीमा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। इसमें आम बीमा के कई आयात निर्धारित किए गए। 1972 में आम बीमा कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया गया और 1 जनवरी 1973 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1972 में देखिए क्या हुआ था? आम जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित होता है। लेकिन 1 जनवरी 1973 में क्या हो जाता है? 1 जनवरी 1973 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और कितनी कंपनियों को मिलाकर किया जाता है? तो 107 कंपनियों को मिलाकर 4 कंपनियां बनाई जाती हैं। वो 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और इनके लिए केवल एक ही इनका जो प्रमुख होता था, हेड होता था, वो कौन होता था? हेड होता था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो आम बीमा परिषद है 1973 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये इसका हेड होता था, इन चारों कंपनियों का हेड होता था। इसके बाद में नोट में देखिए पॉइंट दिया गया है 1971 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई और 1973 में यह कंपनी आम बीमा को नियंत्रित करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बदल गई। 1971 में जब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनी थी तब यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन 1973 में यह परिषद के तौर पर निकलकर सामने आई। इसके बाद में 2002 में GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनी से अलग कर दिया गया। 2002 से पहले क्या होता था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनी के साथ ही मिलाया कर रखा जाता था, लेकिन अब क्या है? आम बीमा कंपनी से अलग कर दिया गया और यह पुनर्बीमा संस्थान बन गया। कैसा बन गया? पुनर्बीमा संस्थान बन गया। और मल्होत्रा समिति कब आई थी? 1993 में आई थी। इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI का गठन किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद क्या रखना? देखिए यहाँ से हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया है, मल्होत्रा कमेटी कब आई थी? 1993 में। रिपोर्ट कब की थी? 1994 में। सुझाव किसका दिया था? नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया था। कब? 1999 में। 1999 में सुझाव दिया था। IRDAI तब बना। देखिए पहले क्या दिया? सुझाव दिया और 1994 में सुझाव दिया, रिपोर्ट दिया, लेकिन 1999 में IRDAI की स्थापना कर दी, बन के तैयार हो गया।
इसके बाद में टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को देखते हैं, जीवन बीमा के प्रकार देखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, इंडोमेंट पॉलिसी होती है, मनी बैक प्लान्स होता है, चाइल्ड प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान्स होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें केवल निश्चित समय के लिए दुर्घटना पर बीमा को राशि मिलती है। इसमें क्या है, अगर आप टर्म इंश्योरेंस बीमा लेते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन जो होगी, जैसे आपने कोई बीमा लिया तो आपने बीमा क्या लिया, 18 से 40 वर्ष की आयु तक बीमा लिया। अब इसमें क्या है, आपने 18 से 40 वर्ष की आयु तक आप पर ईयर कुछ रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको जब निश्चित समय में जो 18 से 40 वर्ष की जो निश्चित आयु है, इसके बीच में अगर आपके के साथ कोई दुर्घटना होती है, आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तभी आपको बीमा का रुपए वापस मिलेगा, अन्यथा आपको रुपए वापस नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, टर्म इंश्योरेंस है। इसमें टर्म एंड कंडीशन रख दी गई है कि निश्चित समय के लिए जब तक आप बीमा चला रहे हैं तब तक ही आपको बीमा का फायदा होगा, तब तक ही आपको बीमा के रुपए वापस किए जाएंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस बीमा होता है, समय बीमा होता है। इसके बाद में होल लाइफ इंश्योरेंस बीमा कैसा होता है, इसमें समय का निर्धारण नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए बीमा किया जाता है। इसमें कोई भी समय का निर्धारण नहीं किया जाता है, आप समय का यहाँ पर निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 साल से लेकर जब तक आप जी रहे हैं, जीवित होने तक, जब तक आप जीवित हैं तब तक इसमें बीमा, इसके तहत बीमा किया जा सकता है और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। इसके बाद में इंडोमेंट पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस की तरह ही है ये कैसी है, ये टर्म इंश्योरेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें टर्म पूरा होने के बाद भी निर्धारित राशि वापस, मान लीजिए 18 से 40 वर्ष में क्या किया गया है, आपका टर्म हो गया है, इसमें आपने टर्म इंश्योरेंस किया है, तो इसमें आपको जब ही ये रुपए कुछ धनराशि वापस मिलेगी जब तक आपका कोई एक्सीडेंट या आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है। लेकिन इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, इसमें आपको 18 से 40 वर्ष तक का आपका टर्म इंश्योरेंस की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद में अगर आपकी जो 40 से एज क्रॉस हो रही है, 40 की आयु आपकी क्रॉस हो रही है, तो आपको उसके बाद में कुछ रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, इंडोमेंट पॉलिसी होती है। मनी बैक प्लान क्या होता है, तो यह समय के अंतराल पर धन वापस मिलता रहता है। मनी बैक क्या है कि आपको मतलब जैसे कि मान लीजिए 16 साल के लिए आपने बीमा चलाया, 16 साल के लिए आपने बीमा चलाया, 16 साल के लिए बीमा किया। अब 16 साल में आपको 8 साल तो पूरा भरना है, आपने जितने भी रुपए लगाए हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपए पर ईयर भरना है, तो 8 साल तक तो 1000 रुपए पर ईयर भरने हैं। लेकिन 8 साल के बाद में जो 9 से 16 तक की जो ईयर होगी बीच में, इसमें आपको कुछ ना कुछ समय के अंतराल में आपको रुपए वापस मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ रुपए वापस मिलता रहेगा। तो ये क्या होता है, मनी बैक प्लान होता है। तो कोई आपको एक समय अंतराल दे दिया जाएगा कि आपको हर 1 साल छोड़ के 1 साल बाद आपको रुपए वापस मिलेगा इतना, तो ये एक समय अंतराल दे दिया गया, मनी वापस मिल जाएगी। तो ये समय अंतराल हो गया, मनी बैक प्लान हो गया है। इसके बाद में अगर चाइल्ड प्लान्स की बात करें तो यह बच्चों के लिए किया जाता है। एन्युटी प्लान की बात करें तो यह ULIP 1971 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चालू किया जाता है, और इसमें बीमा के साथ निवेश हो जाता है। जैसे क्या है, प्रीमियम आपकी 15,000 रुपये है, मान लीजिए आपकी प्रीमियम 15,000 रुपये है, तो 15,000 में 10,000 तो इंश्योर के होंगे और 5,000 आपको क्या इन्वेस्टमेंट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है, एन्युटी प्लान में हो जाता है कि आपका कुछ ना कुछ रुपये निवेश कर दिया जाता है। अगर आम बीमा की बात करें तो मोटर बीमा, गृह बीमा, अग्नि बीमा, यात्रा बीमा, ऐसे विभिन्न प्रकार के बीमा है जो कि आम बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब इंश्योरेंस इंटरमीडिएटर की मीडियारीज की बात करें तो क्या है, इसमें एक एजेंट होगा, व्यक्तिगत, कारपोरेट और या बैंक का दलाल होगा। एक तो व्यक्तिगत एजेंट होगा और एक हो सकता है आपका कारपोरेट एजेंट हो सकता है जो कि बैंक का दलाल भी हो सकता है। इसके बाद में आपका सेकेंड नंबर पे इंश्योरेंस, इसके बाद में इंश्योरेंस मेकिंग मार्केटिंग फर्म होनी चाहिए। इसके बाद में आपका क्या होगा, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य सेतु का काम करता है। ये कौन करता है, बीमा मध्यस्थ, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य, बीमा कंपनी और उपभोक्ता के मध्य सेतु का काम करता है बीमा मध्यस्थ। इसके बाद में जब इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म होगी तो इसके पास आपके पास सर्वेक्षक होना चाहिए, लेकिन यह व्यवसाय की खरीद में शामिल नहीं है, यह नुकसान का आकलन करता है। क्योंकि यह सर्वेक्षक व्यवसाय की खरीद में शामिल ही नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें जो भी खर्चा आता है इसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, नुकसान का आकलन करता है। किसका आकलन करता है, नुकसान का आकलन करता है। अब हम एजेंट की बात करें तो व्यक्तिगत एजेंट जो बीमा करता है, पुनरुद्धार करता है और इसे लाइसेंस प्राप्त होता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। कैपिटल कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, समग्र बीमा एजेंट क्या है, यह सभी प्रकार के बीमा करता है। जनरल इंश्योरेंस, आम बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, तो ये एक प्रकार का कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट हो गया है।
कारपोरेट एजेंट की बात करें तो व्यक्ति ना होकर कोई बैंक या फर्म का दलाल होना या बैंक या फर्म में काम करने वाला व्यक्ति होता है कारपोरेट एजेंट। इसके बाद में इंश्योरेंस ब्रोकर की बात करें तो इंश्योरेंस ब्रोकर यह IRDAI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति बीमा कंपनियों के साथ आय अनुबंध की व्यवस्था करता है और यह एक पे अधिक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में अदर टर्म्स के बारे में देखते हैं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बीमा कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद में इंश्योरेंस प्रपोजल, बीमा प्रस्ताव। द कवर नोट क्या होता है तो यह तत्काल कवरेज प्राप्त करने को कहते हैं और यह पॉलिसी में आने में टाइम लगता है। तो क्या होता है, क्योंकि पॉलिसी में आने में टाइम लगता है। आपने जैसे मान लीजिए कोई बीमा कराया है, तो आपने अगर बीमा कराया तो पॉलिसी ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत दे दी जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस जाएगी, हेड ऑफिस के बाद में इंक्वायरी होगी, उसमें देखा जाएगा क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपने कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन मांगी हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं, बहुत से काम होते हैं। तो हेड ऑफिस जाने के बाद में इसमें लगभग 7 से 8-10 दिन का टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से एक कवर नोट दिया जाता है कि आपको ये पता चले कि आपका भी बीमा है, तो एक कवर नोट दिया जाता है। पॉलिसी आने के टाइम तक ये लगता है कवर नोट। इसके बाद में इसमें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, अंतरिम सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए आपने जनरल इंश्योरेंस आम बीमा कराया, आपने मोटरसाइकिल का आम बीमा कराया, और ऐसा तो है ना कि आपका आज बीमा खत्म हुआ और आज ही आपको पॉलिसी मिल गया, तो ऐसा पॉलिसी तो नहीं मिलेगी, बॉन्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने बीमा तो करा लिया है। तो आपको इसकी एक स्लिप के तौर पर कवर नोट दे दिया जाएगा बताने के लिए कि हाँ आपने बीमा कराया है। कल को मान लो आज आपने बीमा कराया और आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बीमा की पॉलिसी यानी 7 से 8 दिन लगेंगे, और कहीं पर आसपास चेकिंग लगी या फिर कुछ भी हो जाता है बाई चांस, तो उसमें क्या होता है, पूछा जाएगा कि आपका बीमा के कागज कहाँ है। तो आप क्या दिखाएंगे, क्योंकि बीमा तो आप कहेंगे बीमा करा लिया लेकिन अभी पॉलिसी नहीं मिली, तो ये तो आप कह नहीं सकते। तो इसके लिए आपको रिसिप्ट होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कवर नोट बोलते हैं। कवर नोट इसीलिए होता है जिससे कि पता चल सके कि हाँ बीमा कराया गया है, लेकिन अभी बस पॉलिसी या बॉन्ड नहीं आया है। इसके बाद में पॉलिसी के बारे में देखते क्या होते हैं। यह दस्तावेज होता है जो बीमा के अनुबंध में प्रस्ताव स्वीकार करने का प्रभाव है। यह 1 महीने के भीतर बीमा कंपनी को पॉलिसी जारी कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए किसी भी बीमित ने बीमा कराया है, बीमाकर्ता से बीमा कराया है, तो 1 महीने के अंदर कंपनी को पॉलिसी जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस बीमित व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने बीमा कराया है। यहीं पर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बीमा अनुबंध के भाग के बारे में बात करते हैं। तो 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं। पहला तो होता है घोषणा। मतलब क्या है कि बीमा धारक की पहचान, संपत्ति, कवरेज का प्रकार, अनुबंध अवधि, बीमा राशि और प्रीमियम से संबंधित जानकारी शामिल है। मतलब क्या है कि आपने कोई भी फॉर्म भरा है, कोई भी बीमा का अगर आपने बीमा करवाया होगा तो कोई ने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें पहले ही डिक्लेरेशन दिया रखा होता है कि मतलब हम जो भी करेंगे सब कुछ सही जानकारी के हिसाब से, बीमा धारक की पहचान से, संपत्ति से, कवरेज के प्रकार से, क्या क्या कवरेज किया जाएगा। इसके बाद अनुबंध की अवधि, क्या क्या अनुबंध लगाए जाएंगे उनकी अवधि, साथ ही में बीमा राशि, कितनी बीमा राशि है और कितनी प्रीमियम से संबंधित जानकारी है। प्रीमियम आपको कितना मिलेगा, कितने % आपको ब्याज मिलेगा, या फिर कब तक आपको ये मिल जाएगा, और ये पॉलिसी कितने दिन तक पूरी हो जाएगी, कब तक रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कब रुपए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसी सभी जानकारियाँ इसमें दी गई होती हैं, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में दी गई होती, घोषणा में दी गई होती हैं। इसके बाद में इंश्योरेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं, बीमा समझौता की बात करते हैं। तो ये बीमा समझौता एक प्रकार का ऐसा समझौता होता है जिसमें बीमा करता भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले में जो वादा करना चाहता है वह सभी वायदा को इसी में आएंगे, या इन्हीं सेवाओं को इसी में आएंगे। किस में आएंगे, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में आएंगे। जो भी इंश्योरर है, जो भी वादा करना चाहता है, जो भी कस्टमर से वादा करना चाहता है, वो सभी किसमें, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद में एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशन, बहिष्करण और सीमाओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें सीमाएं निर्धारित की जाती हैं कि इस स्थिति में आपको क्या नहीं मिलेगा या वादे नहीं पूरे किए जाएंगे। अनुबंध, तो एक्ट ऑफ गॉड क्या है, देखिए अनुबंध नामित खतरों के आधार पर भी हो सकता है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना है जो भगवान के या प्रकृति के द्वारा की गई, तो उसे हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। तो अनुबंध नामित खतरों के आधार पर भी हो सकता है। तो उससे संबंधित जो भी शर्तें होंगी तो वो इसी में लिखी होंगी, एक्ट ऑफ गॉड। इसके बाद में बाइंडर्स में देखिए क्या है, अस्थायी बीमा अनुबंध होता है। लेन देन के बारे में जैसे दिनांक, राशि, बीमा धारक का नाम और कवर शामिल होता है। आप जैसे बीमा की राशि पर डे मतलब
पर डे के हिसाब से या फिर कैसे भी जमा कर रहे हैं ईयर के हिसाब से, तो उसमें आपको एक स्लिप दी जाती होगी, एक अनुबंध दिया जाता होगा जिसमें नाम, दिनांक, राशि, बीमा धारक का नाम वगैरह ये सब चीज़ें शामिल होती है। कवर शामिल होता है कि कब तक आपको रुपए देने होंगे और आपके कितने रुपए जमा हो गए, तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है बीमा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, बीमा योग्य हित सिद्धांत, योगदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, हानि को कम करना, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, ये सभी क्या है? बीमा के सिद्धांत हैं। इसके बाद में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत देखिए क्या कहता है? बीमा कंपनी बीमा धारक को कवर किए गए नुकसान की स्थिति में नकद निपटान के साथ मुआवजा देगी। जितना नुकसान उतनी ही क्षतिपूर्ति, जितना ही नुकसान होगा उतनी ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और आपका उस चीज़ का बीमा था, मान लीजिए आपकी कोई एक शॉप थी और शॉप में काफ़ी सामान भरा हुआ था और उस सामान में केवल आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, बाकी 4, 5 या 6 लाख या 10 लाख जो भी रुपए है वो बच जाता है। तो बीमा कंपनी, और आपने उस दुकान का बीमा कराया होगा, तो बीमा कंपनी केवल उतने को ही पेमेंट करेगी, उतने का ही पेमेंट करेगी जितना आपको नुकसान हुआ था। यानी 1 लाख का नुकसान हुआ था तो 1 लाख ही पेमेंट करेगी। इसके बाद में अगला देखिए क्या है? निकटतम कारण या आसन्न कारण का सिद्धांत है। यह घटना के प्रथम कारण की जांच की जाती है, इसके अनुसार कंपनी कार्य करती है और यह कंपनी बीमा धारक की भरपाई जाती है, धारक की भरपाई की जाती है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत। तो बीमा योग्य हित का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है बीमा धारक जिसके लिए बीमा करने या लेने जा रहा है उसके बीच में संबंध होना चाहिए। बीमा धारक जिसके लिए बीमा करने या लेने जा रहा है तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? आपस में संबंध होना चाहिए, जिससे और से अधिक लोग बीमा कराएं। योगदान का सिद्धांत क्या है? तो अंशदान का सिद्धांत बताता है यदि नुकसान होता है तो उसमें आपने एक से अधिक पॉलिसी तो ली है, तो मतलब क्या है कि अगर आपने एक से अधिक पॉलिसी ली है तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? आपको उसने ही नुकसान की भरपाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 4 पॉलिसी लगभग ली हैं तो सभी लोग क्या करेंगे? आपका जो भी नुकसान हुआ तो चारों लोग मिलकर इस नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो ये होता है योगदान का सिद्धांत, होता है सभी लोग आपस में योगदान करके भरपाई कर देते हैं। इसके बाद में मिटिगेशन, समन का सिद्धांत क्या कहता है? समन का सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती हो तो अनुसूचित के दौरान नुकसान को कम करने के लिए, नुकसान को कम होने का कितना प्रयास किया गया है। अब जैसे मान लीजिए क्या है, समन का सिद्धांत आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एक शॉप है, आपने उसका बीमा कराया है और इस शॉप में अचानक से आग लग जाती है और आपने क्या सोचा कि चलो बीमा तो कराइए, आग लगेगी हम बिल दिखा देंगे और इतना तो मेरे रुपये मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत नहीं आती। इसके अंदर क्या है बताया गया कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, आपके शॉप में आपने जो भी आम बीमा कराया है तो उसमें कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है जिसमें नुकसान होने वाला है, तो आप उस नुकसान को कितना कम करने में सक्षम हैं, मतलब आप कितना अधिक से अधिक कम कर सकते हैं उस नुकसान को, तो ज़्यादा ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगर आपने कोशिश की होगी कम करने की तो वो भी पता चल जाता है। तो इससे क्या है, बीमा कंपनी को आसानी होती है बीमा देने के लिए। अगर आपने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की है तो इस ऐसी स्थिति में बीमा कभी कभी रद्द भी कर दिया जा सकता है। तो ये क्या, क्लेम को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप अगर बीमा क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो ये अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद में पूर्ण विश्वास का सिद्धांत देखिए क्या कहते हैं, परम सद्भावना का सिद्धांत क्या कहता है। इसके अनुसार बीमित और बीमाकर्ता को सब सही सही घोषणा की जानी चाहिए, मतलब एक दूसरे को, दोनों को सब सही सही बताना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है, इसमें क्या की चीज़ की प्रायोरिटी रखी गई है और किस प्रकार से इसमें मतलब सारी चीज़ें जानकारी दी जानी चाहिए, आपको कितना बाद में मिलेगा, सारी जानकारी इसमें दी जाती है। इसके बाद में अधिकार समर्पण का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है। तो इसके अनुसार बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष के क्षतिपूर्ति का पीछा करने की अनुमति देता है जिससे कवर की गई बीमा हानि हुई है, कवर की गई बीमा हानि हुई है। मतलब क्या है, ये आपस में दो कार जा रही हैं, तो आपस में 2 कार जा रही हैं और ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, यहाँ पर एक टकरा जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है दोनों कार में। और यहाँ इन दोनों कार में रहने वाले ड्राइवर लोग या फिर कुछ भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ इनमें एक पर्सन बैठा है, ये दोनों भी घायल हो गए, साथ में कार भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कार में भी। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो ये
अधिकार समर्पण का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति तो सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो इधर वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा घायल हो गया, इसकी कार भी ज़्यादा डैमेज हो गई है, तब ये क्या करेगा, तब ये इससे रुपये मांगेगा। मतलब ये बीमा क्लेम करेगा, अपना इंश्योरेंस क्लेम करेगा, इससे रुपये नहीं मांगेगा, ये नहीं कह सकते। ये बीमा क्लेम करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा, और ये भी बीमा कराया होगा। ये मान लीजिए ये कराया है जनरल इंश्योरेंस से कराया, आम बीमा कंपनी से कराया है, इसने मान लीजिए कराया है LIC से कराया है, इसने खुद का बीमा। अब यहाँ पर क्या होगा, या फिर आप कैसे कह लीजिए बजाज से कराया है, कुछ भी कह लीजिए। अब इसमें क्या होगा, जब ये चीज अपने क्लेम करेगा तो ये देखेगा सामने वाला क्या बीमा कराया हुआ है। अगर ये बीमा कराया हुआ तो ये जो ये वाली कंपनी है बजाज है, वो इस वाली कंपनी से रुपए लेगी और इसको देगी, इससे इसकी भरपाई करेगी। तो ये अधिकार समर्पण का सिद्धांत कहलाता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नोट्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाथम आकाश _6, ये हमारा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए आकाश ग्लोबल स्टडीज को। अधिक जानकारी के लिए और नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या आता है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण विकास अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक एजेंसी है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक स्वतंत्रता निकाय के रूप में की गई थी और 2001 में इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से स्थानांतरित किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद में कर दिया गया IRDAI का मुख्य लक्ष्य बाजार की वित्तीय चिस्ता की गारंटी देते हुए अधिक उपभोक्ता पसंद और उचित मूल्य निर्धारित के लिए के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए बीमा क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये सभी इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद में 1938 का बीमा अधिनियम भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। 1938 का बीमा अधिनियम भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, जो IRDAI को नियम बनाने का अधिकार देता है, जो क्षेत्र की संस्थाओं के पालन के लिए नियामक ढांचा निर्धारित करता है। अन्य अधिनियम जैसे 1963 का समुद्री बीमा अधिनियम और 1991 का सार्वजनिक योग्यता बीमा अधिनियम बीमा व्यवसाय और कार्यों के कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, बीमा व्यवसाय और कार्यों के कुछ क्षेत्रों को भी नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में IRDA के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसकी संरचना देखिए तो 10 सदस्यीय निकाय होती है। 10 सदस्यीय में एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। जो एक अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, ये पात्र होता है पुनर्नियुक्त के, और आयु अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब यह वापस से अध्यक्ष बन सकता है, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। पूर्णकालिक सदस्य भी पुनर्नियुक्त एक बार वापस से दोबारा अपॉइंट करने के लिए पात्र होते हैं और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अंशकालिक जो सदस्य होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के लिए पास नहीं होते हैं, मतलब पात्र नहीं होते हैं। उद्देश्य क्या है RDA का, तो बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संशोधन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करता है। शासनादेश भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का अधिकार सौंपा गया। कार्य इसके क्या है, IRDA के कार्य क्या है, तो IRDA के कार्य हैं पंजीकरण को रद्द करना तथा संशोधन करना, पॉलिसी धारकों को हित की रक्षा करना, बीमा दावे का निपटान, बीमा कंपनी के एवं बीमा ग्राहकों के बीच विवाद निपटाना, टैरिफ सलाहकार समिति का कामकाज तथा निगरानी। इसके बाद में बीमा अधिनियम की धारा 114A के तहत बीमा उद्योग के लिए नियम बनाता है। बीमा उद्योग के लिए नियम बनाता है। वर्ष 2000 से नियमों के अनुसार नई बीमा कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। नई बीमा कंपनियों को कैसा किया गया, पंजीकृत किया गया है। यह IRDAI वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीमा लोकपाल नियम 2017, इसके बारे में देख लेते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा प्रदत्त सरकार शक्तियों का उपयोग करते हुए और शिकायत निवारण अधिनियम 1998 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल का कार्यक्रम स्थापित किया गया और बीमा लोकपाल का नियम 2017 में रखे गए थे। कब रखे गए थे नियम, 2017 में रखे गए थे। लोकपाल का चयन बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में किया जाता है। चयन क्या है, चयन समिति द्वारा IRDAI के अध्यक्ष उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद से जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद को एक एक प्रतिदिन क्या कर दिया जाता है, प्रतिनिधित्व रखा जाता है, एक एक प्रतिनिधि रखा जाता है। बीमाकर्ताओं को कार्यकारी परिषद में जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद का एक एक प्रतिनिधित्व रखा जाता है। भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद के नीचे होता है, नीचे का ना हो, यह होता है। कैसा होता है? भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का हो, नीचे का ना हो, तो उसे ही प्रतिनिधि रखा जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और वापस से अपॉइंट किए जा सकते हैं। अधिकतम आयु कितनी है? 70 वर्ष इसमें अधिकतम आयु रखी गई है। मध्यस्थता और परामर्श की बात करें तो लोकपाल अब उन मामलों से संबंधित परामर्शदाता और मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा जहां विवाद के लिए पक्षों को लिखित सहमति है। पक्षों की कैसी सहमति? लिखित सहमति है। शिकायत निवारण की बात करें तो IRDAI किसी भी समय बीमा मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का लोकपाल के पास भेज सकता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। अमेरिका में बीमित जीवन के आधार पर मृत्यु संख्या सारणी सन 1868 में तैयार हुई, जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस टेबल कहा जाता है। 1996 में हैंड इन हैंड नामक एक अग्नि बीमा संस्था स्थापित हुई थी। इसके बाद में समुद्री बीमा व्यावसायिक रूप इटली में 1523 ईस्वी में एक अध्यादेश से लागू हुआ, जिसे ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस किसे कहते हैं? 1523 ईस्वी में समुद्री बीमा व्यावसायिक रूप से इटली में लागू होता है, अध्यादेश में लागू होता है, तो इसे ऑर्डिनेंस फ्लोरेंस कहते हैं। राष्ट्रीय बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 पारित हुआ। इसमें 1 जनवरी 1973 को लागू किया गया था। भारतीय सहकारी समिति 1912 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों का उल्लेख होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर बाथम आकाश _6। तो यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और PDF के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कल आपका कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कल की वीडियो पाने के लिए, कंप्यूटर की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आकाश ग्लोबल स्टडीज़। आकाश ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें। अच्छे से पेपर को करें। और 2 जुलाई को जो पेपर होगा, इससे पहले 30 तारीख को या 1 तारीख को हम एक सेशन रखने वाले हैं। और आप लोग सेशन में अगर जुड़ना चाहते तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। और अधिक जानकारी के लिए और क्विज देने के लिए, डेली क्विज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आकाश ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से ग्रुप होगा, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आपको डेली क्विज कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।